लाइव कर दिया क्या? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। खुशबू कुमारी, नीरज उपाध्याय, नवदीप किरार, गौरव करें सर इसका पीडीएफ कब मिलेगा? जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज ये हम 5-6 क्वेश्चन बचते हैं इसमें, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में मिल जाएगी आपको ये, ठीक है? सतीश कुमार जायसवाल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। चलो फटाफट सब बच्चे आते रहो, फिर इसकी हम पीडीएफ ये जो है इसे करते हैं अभी। इसका एक तो पहले नोट्स कहाँ से आएंगे यार इसमें, एक सेकंड रुको। वन सेकंड। अरे तुषार, एक सेकंड को ना बच्चों, कहाँ से आएगा? सूरज, राकेश, रीता धैया, विकास प्रजापति, सभी को नमस्कार। एक मिनट रुको यार, मैंने कि नोट्स नहीं खुल रहा, ये लिखूंगा कहाँ पे मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे नोट्स कैसे खुलेंगे इसमें? नोट्स भी तो जान लिखना है। तो सर वहां से इस पे टैप करके रखो। इसमें नहीं नहीं, हाँ इसे हटा दो, हटाओ इसे। हाँ अब सर ये रहा नोट्स। अच्छा डबल क्लिक आ गया सर। ठीक ठीक। सर ये बड़ा कैसा होगा? वहां से 3 डॉट्स, ऊपर वाले 3 डॉट्स अच्छा और यहाँ से ये बोले वहाँ से इसमें, इधर सर स्लाइड 1 यहाँ। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। चलो भाई ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस, द फोर्स बिकम्स। ये कह रहा है दो निकायों यानी कि दो वस्तुएं हैं, उनके बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाती है, तो F कितना बन जाएगा? 36 गुना, 6 गुना, 12 गुना, 1/36 गुना। तो बताओ अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दी जाए तो उनके बीच में जो बल है वो कितना बन जाता है, ये आपको बताना है। देखो भाई मान लो दो वस्तुओं के बीच की दूरी है R और इनके द्रव्यमान है m1 m2, तो इनके बीच का फोर्स क्या होता है बच्चे? G m1 m2 अपॉन r²। इसने कहा कि इनके बीच की जो दूरी है वो 6 गुना कर दी गई, यानी दूरी क्या कर दी? पहले R थी, मान लो कि अब कर दी 6R, यानी दूरी करी 6 गुना। यानी इसका मतलब कि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मास को तो हटा दो, ये जी कांस्टेंट है इसे भी हटा दो, दूरी कर दी 6 गुना। तो नीचे R का स्क्वायर है, तो दूरी 6 गुना करेंगे तो 6 का भी स्क्वायर होगा, तो कितना बन जाएगा? 1/36। यानी अगर दूरी 6 गुना करेंगे तो फोर्स पहले से 1/36 गुना बचेगा, 1/36 टाइम्स। अमित भूयार, नीरज उपाध्याय, खुशबू कुमारी, दिनेश, अतुल, सुरभि, अमन, सबका लाइन से ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है कि भाई दूरी 6 गुना करेंगे, और आपको पता बच्चे दूरी जो है ना वो फॉर्मूले में नीचे लिखी हुई है, तो दूरी का स्क्वायर करेंगे तो जो दूरी 6 गुना करी तो 6 का स्क्वायर होगा 36, तो 1/36। तो शेख, नजुल और ये का गलत है, राहुल का गलत है, लवकुश, मीणा, इन सबका ठीक है। तो जो बच्चे 36 गुना कर रहे हैं उनका गलत है भाई, ठीक है, उनका हो जाएगा गलत। तो 36 गुना कब आंसर आता है आपका? यहाँ सुनना, जो बच्चे 36 गुना कह रहे हैं, अगर वो कह देता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी पहले से 1/6 कर दी, यानी दूरी कर दी पहले से 1/6, तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r², दूरी करी 1/6, तो इसका मतलब है कि मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मास कांस्टेंट है, हटा दो, G तो कांस्टेंट है ही। अच्छा दूरी कर दी 1/6, तो नीचे दूरी का स्क्वायर है तो 1/6 का भी स्क्वायर होगा, तो ये 6×36 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर आपसे कह रहा है, वैसे भी आप एक चीज समझो ना
कि जो 36 गुना कह रहे हैं उनका तो वैसे भी गलत है। भैया अगर दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ने पर तो फोर्स कम होना चाहिए, तो फोर्स कम होना चाहिए, तो 36 गुना तो यानी ज़्यादा हो रहा है, तो वो तो वैसे ही गलत है। आदित्य पाल, गुड आफ्टरनून। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चे आपसे, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज एंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। देखो ये आपसे क्या कह रहा है कि आपने बच्चे एक बॉल ऊपर फेंकी, ऐसे में बहुत सारे सेकेंड, बस उसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक बॉल ऊपर जाके वापस आ रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो आपको एक तो बताना है कि बॉल को कितने वेग से, कितनी स्पीड से फेंका गया ये बताना है, इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की आपको ये बताना है, और 4 सेकंड के बाद इसकी स्थिति क्या है आपको ये बताना है कि 4 सेकंड के बाद ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगी, ये आपको बताना है। करो क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। करो। मेरे पास आंसर आ राहुल बघेल, गलत है, दोबारा ट्राई करो राहुल बघेली से। शेख नजुल गलत है, नवदीप किरार का ठीक लग रहा मुझे। से ग्रुप डी में 25-25 स्कोर कैसे करें? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा सारी चीज़ तैयार करो, उसके लिए कोई ब्रह्मास्त्र थोड़े ना और अलग से, जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ो भाई, यही है, अलग से तो क्या बताएं। राहुल का गलत लग रहा है मुझे, सतीश कुमार जायसवाल का ठीक लग रहा है। देखो सबसे पहले बताओ, मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है कि एक बॉल को आपने फेंका ऊपर और बॉल वापस आपके हाथ में आ गई 6 सेकंड में, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर 6 सेकंड लगे तो इसका मतलब है कि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे होंगे, 3 सेकंड नीचे आने में लगे होंगे। भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही तो नीचे आने में लगता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज, ये बॉल 3 सेकंड तक ऊपर गई, यानी इसका मतलब है कि 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? 0, यानी फाइनल स्पीड 0 हो गई इसकी। ठीक, अब मुझे बताना कि ये बॉल 3 सेकंड तक ऊपर गई, 3 सेकंड के बाद अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग हो जाता है 0। तो अगर जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 30 घटती है, सॉरी 10 घटती है। जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो हर सेकंड उसकी स्पीड घटती है 10, तो 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 0 हुई है, यानी कि शुरुआत की स्पीड इसकी 30 रही होगी, तो 3 सेकंड के बाद 0 हो गई है, यानी कि इसकी शुरुआत की स्पीड रही होगी 30, यानी या तो आंसर सी है या डी है। तो ए और बी जो कह रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही गलत है, और हालांकि किसी ने कहा भी नहीं है ए और बी, या तो सी बताया आपने, डी बताया है। अब उसने क्या कहा आपसे कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई बतानी है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे ऊंचाई पूछे ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना कि दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और चाल कौन सी लेते हैं हम? औसत चाल, क्योंकि हमारी चाल फिक्स तो नहीं है। यहाँ स्पीड 30 थी, घटते घटते 0 हो गई, तो 30 और 0 का एवरेज कितना आएगा? 30 + 0/2। टाइम कितना लग रहा है ऊपर? 3 सेकंड, तो 30/2 आ गया 15 गुणा 3, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड, यानी कि सॉरी 45 मीटर हाइट पूछा ना इसने, तो मैक्सिमम हाइट कितने अचीव करेगा? 45, तो यानी कि 30 की स्पीड से फेंका गया था, 45 मीटर की अधिकतम ऊंचाई ये तय करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अभी देखते हैं कि 4 सेकंड के बाद इसकी स्थिति क्या होगी। देखो आपके पास एक फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², और आपको पता होना चाहिए कि जो S है ना यहाँ पे, ये दूरी नहीं है, S विस्थापन है। तो 4 सेकंड के बाद आपकी बॉल कितना विस्थापित हो चुकी होगी, तो आप सीधा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वरना कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई 4 सेकंड के बाद इस स्थिति पूछ रहा है, तो 3 सेकंड तो ऊपर जाने में लगे, फिर 1 सेकंड तक ये नीचे आया होगा, तो 2 सेकंड के बाद इसकी क्या थी उससे निकालें कि टोटल 4, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा इसी के अंदर ये फॉर्मूला ना S = UT + ½ AT², S यहाँ विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि 4 सेकंड के बाद इसका कितना विस्थापित हो जाएगी, तो उसे निकाल लो आप। देखो आपको पता है कि बच्चे U की वैल्यू कितनी है, आपने बॉल कितनी स्पीड से फेंकी थी? आप बोलेंगे जी मैंने बॉल फेंकी थी कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड का। अच्छा, एक्सीलरेशन जब बॉल ऊपर जाती है तो एक्सीलरेशन लेते हैं -10, टी कितना लग रहा है आपका? सॉरी UT, टी 3 सेकंड है, सॉरी 3 सेकंड,
3 3 9, तो यहाँ पे आ गया आपका 90, ये आ गया आपका 2 पंजे 10, तो 9 पंजे 45। ये गलत कैसे आ रहा है? यू है 30, टाइम है 3 सेकंड, अरे 4 सेकंड के बाद स्थिति पूछ रहा है, सॉरी 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है ना स्थिति। ये देखो ये सी ऑप्शन है, मैंने गलत समझ लिया। 4 सेकंड के बाद गेंद की स्थिति, तो यू है 30, टाइम है 4 सेकंड का। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है उसका एक्सेलरेशन होता है -10, 4 चौक 16, तो आ गया 2 पंजे 10, तो 30 60 30 90 जो 120, 120 आ गया, -16 पंजे 80, ये आना चाहिए 40 मीटर। 4 सेकंड के बाद स्थिति आनी चाहिए 40 से 5 दे रखा है इसमें ऑप्शन, ये कैसे? चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एक से वेरीफाई कर लेता हूँ मैं से कि 3 सेकंड ऊपर गई है और 1 सेकंड फिर और नीचे आई होगी, तो 1 सेकंड में कितना गिर गया होगा ये, 1 सेकंड में कितना गिरेगा? शुरुआत यहाँ से 0 से करेगा, तो हाफ, नीचे आते समय जी की वैल्यू 10, टी 1 2 पंजे 10, और टोटल है 45, तो 40 ही आएगा भाई इसका आंसर, ये 40 है, तो यहाँ पे लिख लेना है इसे 40। 4 सेकंड के बाद गेंद की स्थिति होगी जमीन से 40 मीटर, तो यहाँ पर डी लिख लेना 40 मीटर, 40 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है कि इस गेंद को 3 सेकंड लगे ऊपर जाने में, 3 लगे नीचे जाने में, तो 4 सेकंड के बाद स्थिति पूछ रहा है ये, तो 3 सेकंड तक तो ऊपर ही रही बॉल और चौथे सेकंड में नीचे गिरी होगी, तो ये देख लो कि एक चौथे सेकंड में कितना नीचे गिर गई है। तो आपको पता है कि हम इससे निकाल सकते हैं S = UT + ½ AT स्क्वायर से। तो भी यहाँ से इसने गिरा होगा 1 सेकंड में, तो शुरुआती स्पीड तो यहाँ 0 रही होगी ना भाई, ऊपर बॉल गई 3 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 0, तो शुरुआती जो चौथा सेकंड है शुरुआती स्पीड तो 0 रही है, पार्ट तो 0 हो गया। नीचे गिरते समय एक्सेलरेशन लेते हैं +10, और 1 सेकंड में कितना गिर गया, 1 ले लो, 2 पंजे 10, यानी कितना गिर गया 5 मीटर, टोटल 45 मीटर था, 5 गिर गया, तो जमीन से 40 ही तो बचेगा। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लो S = UT + ½ AT स्क्वायर में, कि जब इसे नीचे से फेंका गया शुरुआती स्पीड 30 थी, 4 सेकंड के बाद स्थिति क्या होगी निकालना है। ऊपर फेंकते समय एक्सेलरेशन -10 लेते हैं, और टाइम 4 का स्क्वायर 16, तो ये 30 चौका 120 में से 80 घटेगा तो 40 मीटर आएगा। तो 40 जिसका आ रहा है उसका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत थे, इन ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। ये लिखेंगे 40 मीटर, ये अरे आई बात में। तो देखो ये तो क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी, 6 सेकंड टोटल लगे, तो 3 सेकंड ऊपर के 3 सेकंड नीचे के, तो 3 सेकंड के बाद स्पीड 0 रही, तो शुरुआत की स्पीड रही होगी 30, ये तो आपने कर लिया होगा। अधिकतम ऊंचाई कितनी, शुरुआत की स्पीड 30, यहाँ पे 0, तो एवरेज कितना आ गया 30 और 0 का 15, ऊपर जाने में लगे थे 3 सेकंड, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा 45। 4 सेकंड के बाद स्थिति क्या होगी, तो स्थिति के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे S = UT + ½ AT स्क्वायर, तो आपको आंसर आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन है सही। चलो अब आएगा 22। ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट व्हेन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड। जब कक्षा की त्रिज्या बढ़ जाती है तो उपग्रह के कक्षीय वेग का क्या होता है। यानी आपसे कह रहा है, मान लो कि धरती है, पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। ये अगर इस सैटेलाइट की रेडियस बढ़ा दें, अब यहाँ की जगह से यहाँ से घुमाएं, तो जब रेडियस बढ़ जाती है तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि जो कक्षीय चाल है, जो कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल स्पीड है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, क्या होगा। ये क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में। राहुल बघेल, राहुल दोनों का सही है। नीरज उपाध्याय आपका गलत लग रहा है मुझे। अरे मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट दूर घूमते हैं धरती से, उन्हें कम कक्षीय चाल चाहिए होती है, उनका कम होता है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई सैटेलाइट ठीक धरती के ऊपर घुमाना है तो उसकी स्पीड 7.9 होनी चाहिए। अगर कोई सैटेलाइट 400 से 2000 की दूरी पे घूम रहा है तो उसकी इस काम चल जाता है 7.5 से, फिर और दूर है तो 4.5 से। और जो अपने मैंने आपको बताए थे कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो तो मात्र 3 की स्पीड से घूम रहे हैं, चाहिए घूमने के लिए, और चांद के लिए 1 की स्पीड ही चाहिए। और ये मैंने प्रूव भी किया था कि ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो था √GME/RE + h। तो मैंने कहा था जैसे रेडियस से हाइट जो बढ़ेगी उसके बढ़ने से ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय चाल की वैल्यू कम होगी। ये मैंने पूरा प्रूफ किया था, 10 मिनट इसका जिक्र किया था मैंने सैटेलाइट वाले चैप्टर में। सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बढ़िया राहुल, थैंक यू वेरी मच।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे देखो 27,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। और उसमें मैंने अपने उस पर टेलीग्राम पे यूट्यूब चैनल का लिंक डाला, और यूट्यूब पे 5,000 बच्चे भी टोटल नहीं है। तो भाई आप सब्सक्राइब कर दिया करो। जो वीडियो डालता हूँ मैं कई बार अपने चैनल पे, शादी वादी की डाल ली या कभी वैसे भी डाल देता हूँ, तो कर दिया करो। बाकी आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ रहे हो, यानी कि जी की बात कर रहा है ये कह रहा है कि पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है जी। तो जी का मूल्य क्या है, मतलब जी का मान क्या है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या यू कैन से स्मॉल जी। तो कह रहा है कि पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है। तो एक ऑप्शन दे रहा है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ऑप्शन दे रहा है अनंत, एक ऑप्शन दे रहा है जीरो, एक कह रहा है कांट बी कैलकुलेटेड। तो यू हैव 4 ऑप्शंस। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? ये तो बहुत बार जिक्र कर चुके हैं भाई, पृथ्वी के केंद्र पर कह रहा है ये। तो ये कौन बेवकूफ़ है जो ए बता रहा है? इसे तो पढ़ने की बहुत जरूरत है। अरे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान मैंने 500 बार बताया कि अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो होती है। इसलिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी केंद्र पर रखी है तो उसका वेट भी जीरो होगा, क्योंकि वेट होता है mg। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो, तो वेट भी जीरो होगा। जो आपको 9.8 पता है, वो क्या पता है कि अर्थ के सरफेस पर हम जी की वैल्यू 9.8 लेके चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर 9.8 लेते हैं, सेंटर पर कितनी लेते हैं? जीरो। जो बच्चा इन्फानाइट कह रहा है वो पता क्या कह रहा है? मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अगर किसी पेंडुलम को, किसी सरल लोलक को पृथ्वी के सेंटर पर लेके चले जाएं तो पेंडुलम का आवर्तकाल, उसका चक्कर पूरा करने का समय कितना होगा? वो था अनंत। ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो। पृथ्वी की सतह पे पूछेगा तो जी का मान 9.8 लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर कहेगा तो जी के वैल्यू जीरो लेते हैं, और पृथ्वी के केंद्र पर किसी पेंडुलम को लेकर चले जाएं तो एक चक्कर पूरा कभी कर ही नहीं पाएगा, यानी उसे एक चक्कर पूरा करने में अनंत समय लगेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, पता नहीं क्या करते हो तुम पढ़ाने के बावजूद भी। ये क्वेश्चन करो 24, और ये गलत हो गया ना तुम्हारा तो हद ही हो जाएगी फिर तो। क्वेश्चन नंबर करो ये। राधा, आशीष, पार्वती, आर्यन झा। एक भाई एसएससी देखो कितना थका हुआ है। कल सीजल 18 का रिजल्ट आना था, उन्होंने अपने डाला भी रखा था उन्होंने अपने कैलेंडर में कि सीजल 2018 का जो देंगे वो रिजल्ट 31 मार्च को देंगे। कल बच्चे पूरा दिन देखते रहे, रिजल्ट नहीं आया। आज भी देख रहे हैं भाई, सुबह से नहीं मिल रहा है। तो सभी को बच्चे मैंने बताया था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। हालांकि एग्जैक्ट हाइट आपको याद रखनी है। एग्जैक्ट कितनी है? 35,786 किलोमीटर। 35,786, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास है, तो इसलिए हम 36 से काम चला लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है सबका, किसी का गलत नहीं था। क्वेश्चन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कह रहा है कि लेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वी। पृथ्वी का जो कह रहा है कि प्लान वेग वी है, व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस इज डबल फ्रॉम अर्थ। ये कह रहा पृथ्वी का प्लान वेग वी ई है, उस ग्रह का प्लान वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से दुगनी है। ये आपसे कह रहा है जैसे मान लो किसी वस्तु को धरती से भगाना है, तो प्लान वेग का मान है वी ई। ये धरती है, अर्थ है, अर्थ का मास मान लो m है और रेडियस मान लो r। ये कह रहा है कि वो जो एक प्लेनेट है इसका मास भी धरती से दुगुना है, रेडियस भी दुगनी है, तो यहाँ पर प्लान वेग का मान कितना होगा ये बताओ। और क्वेश्चन का नंबर लिखा करो राहुल, ये BCD मत लिखा करो। ब्रजेश कुमार तुम भी पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो, फिर आगे लिखो ABCD जो भी लिखना है। नीरज उपाध्याय, प्रदीप किरार, राजू, वीरेश कुमार, हमें कुछ आंसर दे रहे हैं लगातार।
यहाँ देखो, आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, √2gm अपॉन r प्लस एच, ठीक, ये बताया था। चलो मैं अभी हाइट 0 ले लेता हूँ कि हम बिल्कुल अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं हाइट ले लूँ 0, तो प्लेन वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2gm अपॉन r। ये धरती के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये मास धरती का माना मैंने m, धरती की त्रिज्या r। ये कह रहा है कि उस प्लेनेट पर क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी, इसका मास और रेडियस दोनों डबल हो। देखो भाई, g तो कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, तो हटा दो, प्लेनेट का मास भी डबल और उस प्लेनेट की रेडियस भी डबल, तो दोनों कट जाएंगे, यानी उसका भी कितना बचेगा, वही तो बचेगा जो धरती का था, क्योंकि मास भी डबल रेडियस भी डबल, दोनों कट गए, कोई फैक्टर एक्स्ट्रा आया क्या, नहीं। तो यानी कि अगर किसी ग्रह का मास और रेडियस दोनों दुगनी हो तो उस ग्रह का प्लेन वेग भी पृथ्वी के प्लेन वेग के बराबर होगा। वहां भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 ही होगी, ना दुगनी होगी, ना 4 गुनी, ना 16 गुना, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm अपॉन r। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ये मान लो कि प्लेनेट के लिए कर रहा हूं मैं एस्केप वेलोसिटी, तो इसका मास भी डबल, 2m धरती से, रेडियस भी डबल, तो कट गया, तो 2gm अपॉन r वही बन गया जो धरती के लिए था। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, VE रहेगा, ठीक है। तो 25 का ए बताया बहुत सारे बच्चों ने, तो उनका ठीक है, बाकी ये गलत है। अच्छा, ये आपकी PDF हो गई समाप्त, 25 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो ये आपका समाप्ति हो गई है। ये क्या है, कैसे बाहर निकलेंगे, फिर भूल गए हम तो, एग्जिट फुल स्क्रीन, हाँ ठीक है। अब हम, ये चैप्टर तो आपको हो गया समाप्त। अब हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। मैकेनिक्स में आपका लास्ट चैप्टर बचा है, मैकेनिक्स वाले टॉपिक में, वो है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। सर चैप्टर में SHM टॉपिक नहीं, SHM में सोमवीर पुनिया हमारे में है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक ही टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, तो वो मैंने आपको करा दिया है। वैसे आप 12th क्लास में और कुछ पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, वो हमारे में नहीं है सिलेबस में, वो डैम्पिंग वगैरह वाले केस, या मान लो कि कोई सिलेंडर है, बेलन है, वो पानी में से कर रहा है, वो नहीं है हमारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन से सरल आवर्त गति से एक टॉपिक होता है सिंपल पेंडुलम, गवर्नमेंट एग्जाम में वही आता है, हम कराएंगे। उत्तोलक किस में आता है, उत्तोलक अलग से ही है एक चैप्टर। तो लीवर वाला जो चैप्टर ना उत्तोलक, ये रेलवे वगैरह में पूछ लेता है, SSC वाले बच्चे नहीं करेंगे इसे लीवर वाले चैप्टर को, पर मैं लीवर वाला भी कराऊंगा। मैं इसमें बता रहा हूँ मैकेनिक्स में लास्ट चैप्टर बचता है, हाँ ये मैं आपको PDF डलवा दूंगा आज, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की सर कितनी क्लास होंगी, मॉडर्न फिजिक्स की 2 क्लास में अपलोड ही कराऊंगा आपके में, वो पहले से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखी हैं। मॉडर्न फिजिक्स की 2 क्लासेस, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना, छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, ठीक है। तो वो कभी कराएंगे बाद में, अभी जो पहले सिलेबस है पहले वो करेंगे, हम ज्ञान की बातें करेंगे बाद में, ठीक है। ये बच्चा कह रहे सर जी मैडम की नौकरी किसमें, मैडम की नौकरी है इसमें, SSC CGL का एक पेपर होता है, ठीक, तो उसके द्वारा वो CAG डिपार्टमेंट में है। ये कैग वाला डिपार्टमेंट है नहीं, जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला जो डिपार्टमेंट है, जो ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट जो कंपनीज को, तो CAG में है। और CAG में अगर आप SSC CGL का पेपर देंगे तो एक पोस्ट होती है AAO की, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो वो है। उससे पहले भी तो वो सीनियर ऑडिटर हैं। ये AAO के 9 पेपर देने होते हैं, तो मैडम के ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं पेपर, 1-2 पेपर बचा है, इस बार हो जाएगा तो फिर ये AAO बन जाएंगी प्रॉपर, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे आते हैं हम, अब लिखेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मात्रक और विमाएं। अब अगर ये यूनिट और डायमेंशन में हमेशा मैकेनिक्स के लास्ट में क्यों पढ़ाता हूँ, इसका आपको भी फायदा पता चलेगा। बहुत सारे लोग इसे पहले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन पहले पढ़ने कोई मजा नहीं है। उसकी वजह ये है कि यूनिट, मात्रक या विमाएं निकालते समय, जैसे आपको कभी डायमेंशन निकालनी हो स्पीड की, चाल की, या काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की, तो आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, आपको यूनिट ही नहीं पता होगा, तो आप डायमेंशन कैसे निकाल लोगे। तो मैं आपको कुछ थोड़ी बेसिक सी बातें बताऊंगा, उन्हें बड़े ध्यान समझना, फिर यूनिट और डायमेंशन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं ये लेता हूं लेंथ, लंबाई। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी किसी की विमा निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, विमा, ठीक है,
तो अदिश और सदिश राशि तो मैंने साथ साथ बताई हैं राहुल तुम्हें, जैसे जितने भी एनर्जी हैं, वर्क है, कार्य है, पावर है, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर मैंने आपको बताई थी, जैसे फोर्स, मोमेंटम, चाहे कोई सा भी हो, वो सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे भी आप कहोगे तो यहाँ पे भी हम जिक्र कर लेंगे उनका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी की बीमा निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, तो आप डायमेंशन निकालेंगे बाद में, तुरंत अपने आपको एक आवाज, एक सिग्नल भेजेंगे कि मैं डायमेंशन बाद में निकालूंगा, पहले मुझे इसकी यूनिट, इसका मात्रक पता होना चाहिए। तो डायमेंशन निकालते समय सबसे पहले आप जाओ यूनिट, ये बेसिक है इसका, कि यूनिट निकालते समय पहले हम डायमेंशन निकालते हुए यूनिट निकालेंगे। और यूनिट हम कौन सी यूज करेंगे? एसआई यूनिट, जो इंटरनेशनल सिस्टम में चलती हैं। तो आपको पता है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डायमेंशन बीमा, बीमा, ये पेपर में लिखाएगा विम्य सूत्र, ठीक है। अब देखो, जब भी पेपर में आपको मीटर दिखे तो मीटर की जगह आप लिख देंगे एल, यानी कि लेंथ जो है, लंबाई जो है, इसके डायमेंशन क्या होती है? एल। तो मीटर की जगह हम हमेशा एल लिखेंगे। तो जहां कहीं भी आपको मीटर दिख जाए, तो जब भी आपको किसी की डायमेंशन लिखनी हो तो पहले आप उसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक में जहां भी मीटर होगा उसकी जगह आप एल पुट कर देंगे। सेकंड, मास, द्रव्यमान। तो मास को आपको पता है बच्चे, पहले यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या होती है इसकी? किलोग्राम। और जहां भी आपको किलोग्राम दिखेगा उसकी जगह आप लिख देंगे एम। तो किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल। तीसरा, टाइम, समय। समय को नापते हम किस में? सेकंड में। और उसके लिखेंगे हम टी। तो तीन बातें याद रखेंगे, एल, एम, टी। एल है मीटर के लिए, एम है किलोग्राम के लिए, और टी है सेकंड के लिए। तो जब हम यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, उन मात्रकों में आपको मात्रक लिख के फिर उसमें ये एल, एम, टी पुट करना पड़ेगा। सेकंड की जगह टी, किलोग्राम की जगह एम, और मीटर की जगह एल। एक, टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आपको पता है केल्विन होती है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? या तो पेपर में आपको के ही लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा थीटा। तो थीटा या के लिखा मिले तो यानी कि केल्विन के लिए है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, इधर लिख लेते हैं। ओके, एक है बच्चे पांचवा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है, एम्पियर। और इसके डायमेंशन क्या होगी बच्चे? ए, ठीक है। इसके लिखेंगे हम ए, तो इसकी होगी ए। अभी मैं कुछ बताऊंगा, चार पांच, उससे बाकी निकालेंगे धीरे धीरे। अभी एक साथ हम सारी की सारी नहीं लिखेंगे। अभी पहले ये याद रखो, एल, एम, टी, थीटा, ए, ठीक है। ओके, एक और लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, फिर धीरे धीरे हम ऐड करेंगे ना आगे। एक लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को बच्चे हम नापते हैं मोल में। यूनिट क्या है इसकी? मोल। और डायमेंशन क्या है? वीमा क्या है? डायमेंशन भी है इसकी मोल। जैसे आपने पढ़ा है कि कोई पदार्थ कितने मोल है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपके, पदार्थ की मात्रा कितनी है? 1 मोल। तो पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में, और मोल के डायमेंशन भी मोल ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, उत्तम कुमार धकड़ आज यूनिट और डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सही कह रहे हो, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ बिजी थे इतने? चले, चलो, अब आप सारा काम आपका। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे स्पीड, चाल के डायमेंशन लिखना। स्पीड के डायमेंशन बताओ मुझे, कोई बच्चा क्या होगी? सब कुछ बता दिया मैंने, अब सारा काम आप करोगे। स्पीड का डायमेंशन बताओ, मोहम्मद शरीफ, सारे बच्चे।
देखो मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको डायमेंशन निकालनी हो, डायमेंशन निकालेंगे बाद में, पहले लिखेंगे यूनिट, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो स्पीड बच्चे किस में नापते हैं हम, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा था जहां भी आपको मीटर दिखे आप एल लिख देना, सेकंड की जगह टी लिख देना। तो टी ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस की, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एल टी की पावर -1। तो एल टी की पावर -1 बन गई। डायमेंशन लिखने से पहले आप यूनिट लिखो, फिर इस यूनिट में जहां मीटर है तो वहां पे मैंने बताया था कि मीटर की जगह एल आएगा, सेकंड की जगह टी आएगा, तो काम बन गया आपका एल टी की पावर -1। दूसरा देखो बहुत आसान है डायमेंशन निकालनी, आपको निकालनी है वेलोसिटी, वेग। तो वेलोसिटी भी आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में नापते हैं, तो मीटर के लिए वही एल, सेकंड के लिए टी, तो क्या बन गया एल टी की पावर -1। वाओ कितना आसान है। यानी हमें क्या पता चला कि अगर दो चीजों की मात्रक सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम आएगी, ठीक है। तो अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या बन रही है, सेम। अरे ऐसे क्यों नहीं चल रहे, बाहर से बनता है क्या, ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सर पहले गांव में परिवार में एक फंक्शन था, उसके बाद होली, इंटरनेट था नहीं, इसलिए आज रात में सब कंप्लीट करना। ओके कोई नहीं, उत्तम। तीसरा, अच्छा मैं आपको तीसरा नहीं बताऊंगा, तीसरा आप मुझे बताएंगे। एक्सिलरेशन त्वरण का डायमेंशन क्या होगी, एक्सिलरेशन की बताओ, त्वरण की, ठीक है बताओ क्या होगा, चल क्यों रहा है, अब चल ठीक है। हाँ तो चल सर वहाँ गर्मी है, गर्मी है भाई, बिल्कुल हो जाएगा भाई सौरभ। यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा कि डायमेंशन पेपर में आए घबराना नहीं है, पहले आप लिखेंगे यूनिट। तो यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल, सेकंड के लिए लिखते हैं टी। तो सेकंड का स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर आएगा, तो एल टी की पावर -2 आएगा। तो एक्सेलरेशन का याद रखना डायरेक्ट, एल टी की पावर -2, ठीक, वो जुड़ गया, एल टी की पावर -2। अब ये देखो, इसका देखते हैं कौन बताएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, फोर्स बल। इसका मैं चेक करना चाहूंगा कौन सही लिखेगा। ये फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का विमा क्या होगा, विमेय सूत्र बताओ बल का, बल का विमेय सूत्र क्या होगा। सबको टाइम दिया जाएगा, करो इसे। बल का विमेय सूत्र क्या है, देखो आपको मैंने बताया था बच्चे, डायमेंशन निकालते समय पहले आप निकालेंगे यूनिट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन। आप कहोगे सर हम तो फंस गए, न्यूटन है तो बाकी आप सही आंसर दे रहे हैं, पर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता। आप कहेंगे सर आपने तो मैं ये बताया था शुरुआत में जब आप बेसिक बता रहे थे कि यूनिट लिखेंगे आप पहले, यूनिट में मीटर की जगह एल, किलोग्राम की जगह एम, सेकंड की जगह टी, केल्विन की जगह के, एम्पेयर की जगह ए लिख देंगे। लेकिन ये तो साइंटिस्ट का नाम है, इसका यूनिट तो देखो। अगर कभी ऐसा हो कि आपको किसी की डायमेंशन निकालनी हो, आपको किसी का विमेय सूत्र निकालना हो और उसका मात्रक एक साइंटिस्ट का नाम हो, फिर आप एक काम करो कि जिसकी भी डायमेंशन निकालनी है ना, अगर आपको उसका कोई एक फॉर्मूला याद हो, कोई भी फॉर्मूला याद हो, तो आप उस फॉर्मूले को लिख लें। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, सबको पता होगा फोर्स का एक फॉर्मूला याद है ना, F=ma, बस आपका काम हो गया भाई। मास किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में। एक्सीलरेशन नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब तो निकाल लोगे, किलोग्राम की जगह मैंने m बताया था, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, तो t ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस की,
तो बन गया एम एल टी की पावर -1। तो आप इसे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में एम एल टी की पावर -2। अच्छा, जो फोर्स है ना, इसके डायमेंशन में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, तो आप इसके डायमेंशन क्या करो, डायरेक्ट रट्टा मार लो बल की। तो बल की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2। ये एम क्या है, किलोग्राम की वजह से, और एल टी की पावर -2 आया एक्सीलरेशन की वजह से। ठीक है, तो एम एल टी की पावर -2। ठीक, चलो अब एक और बताओ मुझे आप। एक आप मुझे बताएंगे वर्क कार्य का डायमेंशन क्या होगी। अब एक चीज देखो, कार्य की अगर मुझे डायमेंशन लिखनी हो तो हमसे हमेशा मैं क्या करता हूं, डायमेंशन लिखने से पहले यूनिट मात्रक लिखूंगा। तो कार्य की यूनिट क्या होती है, तो साथ में आपको यूनिट भी याद हो जाएंगी। जूल होती है, आपको पता ही है जूल। अब जूल तो साइंटिस्ट का नाम है। अब क्या करूं, तो फोर्स का कोई फॉर्मूला याद है? आप कहेंगे जी बिल्कुल याद है सर, आपने बताया था वर्क की है जूल। तो अब जूल तो साइंटिस्ट का नाम है, तो क्या करें, वर्क का एक फॉर्मूला में याद है, एफ एस कोस थीटा। आपने पढ़ाया था बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। तो फोर्स की तो हमने अभी डायमेंशन याद करी ली, कार्य की निकालनी है। फोर्स की क्या होती है, डायरेक्ट याद की है, एम एल टी की पावर -2। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा विस्थापन किस में नापते हैं हम, याद करो मीटर में। तो मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल। कोस साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो बन गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो वर्क की क्या बन गई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। याद रखना, ये भी डायरेक्ट, ये भी कई जगह जरूरत पड़ेगी हमें। तो जब पेपर में फोर्स की है तो एम एल टी की पावर -2 है, लेकिन वर्क में क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा वर्क में, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। बिल्कुल सही लिख रहे हैं राहुल बघेल, रीना मलिक, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं हमें। ठीक, तो ये वर्क की, कार्य की। अच्छा, इसके अलावा एक आप मुझे बताओ, एनर्जी की क्या होगी, एनर्जी का, ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। मोहम्मद शरीफ सबका आएगा, टेंशन मत ले। बिल्कुल सही। देखो, सबको पता है बच्चे कि एनर्जी को भी किस में नापते हैं हम, जूल में। दुनिया की कोई भी एनर्जी हो उसे हम जूल में नापेंगे। तो वर्क को भी हम जूल में नाप रहे थे, तो जो डायमेंशन आई वर्क की वही तो एनर्जी की भी आएगी, यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन आएंगी सेम। तो एनर्जी की डायमेंशन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो वर्क, इस चीज को ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूं, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन दो के डायमेंशन सेम हैं। तो जो डायमेंशन वर्क की है वही किसकी है, एनर्जी। तो कार्य और ऊर्जा दोनों को जूल में नापते हैं, तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आएंगे। इसके अलावा आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, एनर्जी की डायमेंशन यही आएगी। कैसे प्रूफ करें, एनर्जी कोई फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी का तो याद होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास किलोग्राम में, स्पीड नापते हैं मीटर पर सेकंड में। v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मास के लिए लिखेंगे m, मीटर के लिए l, l का स्क्वायर, सेकंड के लिए t, t ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आया कि नहीं आया, वही आया। जरूर नहीं काइनेटिक एनर्जी से निकालो, पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो मास किस में नापते हैं, किलोग्राम में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और हाइट नापते हैं मीटर में। तो फिर से क्या बन गया, m, मीटर के लिए एल का स्क्वायर हो गया, सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो किसी भी एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल लो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, जो कि वर्क का आया, कार्य का आया। ठीक है, मोहम्मद शरीफ तुम पागल हो गया है, बुद्धि नाम की चीज में थोड़ी सी कमी है। जो तो दिख नहीं रहा है, जो बता रहे एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है, तो एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 कहां से हो जाएगा। एक ही चीज के दो डायमेंशनल फॉर्मूले थोड़े ना होंगे। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है एनर्जी का। जो तू कह रहा है वो पता किसका है, क्या करो, अगला लिखेंगे, इसका लिखना मैकेनिकल पावर का लिखो, यांत्रिक शक्ति का, मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। तो मैकेनिकल पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यांत्रिक शक्ति का, ये बताओ। देखो, मैंने आपको बताया था बच्चे, जब पावर होती है, पावर की यूनिट होती है वाट। मैकेनिकल पावर किसमें नापते हैं हम, वाट में। बताया था ना कि जैसे कि एक हॉर्स पावर होती है, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर, अगर आपको याद आ रहा हो।
अब वाट तो साइंटिस्ट का नाम है, अब क्या करें? तो पावर का कोई फॉर्मूला याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो पावर क्या होती है बच्चे? वर्क डन अपॉन टाइम। बताया था ना कि पावर क्या किया गया, कार्य बटे समय। मैंने आपको बताया था कि आप कार्य कितने स्पीड से करते हैं, कार्य कितने जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वो आपकी पावर है। ठीक है, तो अच्छा वर्क का मैंने कहा था डायरेक्ट याद रख लो, ml² T⁻⁻²। टाइम का क्या होता है? टी, तो टी ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी पावर, तो ml² T⁻³ पावर का है, मैकेनिकल पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻³ जे कह रहे हैं सर फिजिक्स स्पेशल 1 जितना ही पढ़ने हैं। समझ में नहीं आया भाई, जे क्या लिख रहे हैं आप? तो मैकेनिकल जो पावर है इसका है ml² T⁻⁻3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनर्जी का है या कार्य का है ml² T⁻²। ठीक। अच्छा एक मुझे बताओ कि टॉर्क बल आघूर्ण का कितना होगा? मैंने आपको टॉर्क का भी फॉर्मूला बताया था एक दिन। टॉर्क बल आघूर्ण इसका क्या है? टॉर्क बल आघूर्ण क्लियर हो गया? बड़ी जल्दी क्लियर हो गया। जब तो दो एक दो मैं डांट ना सुनाऊं डेली, जब तो तेरा दिमाग मुझे लग रहा मोहम्मद शरीफ स्लो चलता है। जहाँ एक दो अब तो सामने होता ना ऑफलाइन क्लास में, अगर एक दो कान के नीचे लगते तो फिर सीधा इतना खतरनाक चलता, सिलेक्शन ही हो जाता। तो तुझे दिमाग का जो है थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें एक स्विच है, वो बिना दो चार बातें सुने एक्टिव नहीं होता डेली। टॉर्क बल आघूर्ण याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्क है जो बल आघूर्ण है उसकी यूनिट अगर आपको याद हो न्यूटन मीटर लिखवाई थी मैंने आपको, न्यूटन मीटर याद आ रहा है? न्यूटन मीटर। ये आपको टॉर्क का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था RF sin थीटा, अगर आपको याद आ रहा हो। तो देखो फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, दूरी को नापते हैं मीटर में, तो न्यूटन मीटर आया। तो आपको पता ही है इसे नाप रहे हैं मीटर में, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, न्यूटन। तो मीटर के लिए हम लिखते हैं L, और न्यूटन किसके लिए था? फोर्स, बल के लिए। तो बल का हमने डायरेक्ट याद किया था ml⁻²। तो क्या बन गया ये? ml² T⁻²। अरे ये क्या हुआ? ml² T⁻² तो कार्य का था, वर्क का था। यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आया था? एनर्जी का आया था। यही किसका आ गया? टॉर्क का। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विमीय सूत्र समान है? तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला कार्य का है वही एनर्जी का है, वही बल आघूर्ण का है। तो वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, बल आघूर्ण, इन तीनों के विमीय सूत्र समान होते हैं। क्योंकि अगर आप यहां से निकालें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD cos थीटा। तो फोर्स को नापते हैं हम न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं मीटर में। तो एक जूल का मतलब एक न्यूटन मीटर है, और इसकी यूनिट भी क्या है? न्यूटन मीटर। तो एक जूल का मतलब एक न्यूटन मीटर ही होता है, यानी जो जूल का है वही न्यूटन मीटर का भी आएगा। तो या इतना दिमाग ना लगा के सीधा याद रख लो कि कार्य, एनर्जी और टॉर्क तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml² T⁻² के बराबर। ठीक है, टाइम लगेगा अभी इसमें जे। ठीक है, फिर आ रही बात समझ में सभी को? ये बात क्लियर है कि नहीं है कि वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा? ठीक, चलो अब बताओ आप मुझे, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का कितना होगा? रेखीय संवेग ये बताओ, रेखीय संवेग का कितना होगा लीनियर मोमेंटम का? ये बच्चा कह रहा है कि यूनिट अगर क्लियर हो जाए तो आधी फिजिक्स वैसे सोल्व हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और ये हर पेपर में अगर आप देखो ना, हर तीसरे पेपर में एक क्वेश्चन वो यूनिट का पूछ ही लेता है पेपर में।
देखो, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का फॉर्मूला मैंने 20 बार बताया हुआ इस क्लास में कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, बताया था ना। तो मास किस में नापते हैं हम? किलोग्राम में। वेलोसिटी किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। बस हमारा काम हो गया। किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बन गया? एम एल टी की पावर -1। तो लीनियर मोमेंटम का है एम एल टी की पावर -1। राहुल बघेल, ठीक है भाई आपका। आर्यन झा, एम एल टी की पावर -1, बिल्कुल सही लिखा आपने अभी। तो रेखीय संवेग का है एम एल टी की पावर -1। ठीक। अच्छा, एक आप मुझे बताओ अब, एंगल कोण का कितना होता है? एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल का। सर जी हमारा एसएससी सीजीएल का परीक्षा है सर जी, क्या करें? तो मोहम्मद शरीफ, एक तो यूनिट वाला चैप्टर कर लेना। एसएससी में डायमेंशन तो नहीं पूछता वो जनरली, तो आप मात्रक जरूर याद कर लेना। जितने भी हमने आज तक मात्रक पढ़े हैं, मैं एक काम करूंगा, आपकी क्लास में आज ना 2 पेज अपलोड कराऊंगा, या कल कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी ना एक, अच्छा कल आपकी छुट्टी रहेगी, सॉरी। आप कहेंगे सर जी फिर छुट्टी ले ले अपने। एक्चुअल में क्या होता है हमारे यहाँ शादी के बाद ना जो पंचमी के बाद जो क्या बोलते हैं सर, छठी छठ नहीं, पंचम सप्तमी छठवीं क्या बोलेंगे, षष्ठमी क्या बोलते हैं उसे, चतुर्थ, तृतीया चतुर्थी पंचमी के बाद क्या बोलेंगे हिंदी में, उसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो उस दिन दिए जलाने जाना होता है देवताओं पे, तो वो कल पड़ रहा है। तो आज मैं घर जाऊँगा, तो फिर या तो आज या फिर मैं अगली जब क्लास लूँगा आपकी यूनिट डायमेंशन की एक और, उसमें मैं पीडीएफ कराऊंगा आपको 1-2। उसके बाद मैं 2 पेज डाल दूंगा। उन 2 पेज में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिजिक्स में, सबके मात्रक और सबकी विमाएं लिखी मिलेंगी। तो आप किसी पेपर में जाओ तो एक बार मात्रक जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है? सबकी यूनिट जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है? ठीक है। देखो एंगल क्या होता है, हाँ देखो, एंगल का बच्चा यूनिट आपको पता है क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक है रेडियन। आप कहेंगे सर रेडियन के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको रेडियन के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इसका कोई फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद कर लेते हैं, याद करो। जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, कोई पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ था पहले, अब घूम के यहाँ चला गया, तो उसने कितना एंगल चला? तो मैंने आपको बताया था कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है, एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो मुझे एक चीज बताओ कि आपने ये कितना चाप लगाया, कितने मीटर का आर्क ली, कितने मीटर का चाप लगाया, तो चाप को किस में नापेंगे? आर्क को नापेंगे मीटर में। और त्रिज्या भी दूरी है, त्रिज्या भी किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर के लिए भी एल, इसके लिए भी एल, तो कट जाएगा। तो यानी कि जो एंगल है ये होता है डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सब बोलेंगे ये डायमेंशन लेस है, ये विमाहीन है, विमाहीन। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो या तो पेपर में डायमेंशन लेस लिखा मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा, एम के ऊपर भी 0, एल के ऊपर भी 0, टी के ऊपर भी 0। भाई जिसके ऊपर 0 उसका होता है 1, यानी 1 है, ये तो कुछ नहीं है। तो डायमेंशन लेस है एंगल। एंगल एक विमाहीन राशि है, इसका मात्रक तो है, इसकी यूनिट तो है रेडियन, लेकिन डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कितने मीटर का चाप लगाया, कितने मीटर की त्रिज्या है, दोनों को मीटर में नाप रहे हैं, तो एल बाई एल कट के क्या बनेगा? कुछ नहीं, 1 आएगा। तो डायमेंशन लेस कहेंगे, हमेशा विमाहीन कहेंगे, ठीक है? तो अगर आपके बात समझ में आई, बच्चा सर डलवा रखी है 2 पेज में है, हमने पढ़ लिया। अच्छा डलवा रखी है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा कह रहा है कि पहले से पढ़ी हुई है वो आपके इस पे आपके नोट्स वाले पीडीएफ वाले पार्ट्स में, तो मैं देख लूंगा, नहीं डलेगी तो दोबारा डलवा देंगे उसे, ठीक है? चलो अब एक काम करो, मुझे बताओ एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या होगी कोणीय चाल की? एंगुलर स्पीड की डायमेंशन बताओ कोई, एंगुलर स्पीड कोणीय चाल की। एंगुलर स्पीड कोणीय चाल की डायमेंशन क्या होगी?
बहुत बढ़िया। रीना मलिक, राजू, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। देखो, आपको याद हो मैंने आपको एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बताया था कि एंगुलर स्पीड को मैंने लिखा था ओमेगा से, बताया था मैंने एंगुलर स्पीड जब केपलर के नियम पढ़ा रहा था मैं आपको। एक मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर भी है कोई, उनका भी मेरे पास आंसर आया बिल्कुल सही। तो मैंने आपको बताया था बच्चे एंगुलर स्पीड क्या होती है। मैंने कहा था कि एंगुलर स्पीड होती है कि आपने कितना एंगल चला किसी समय में, याद आ रहा है। तो मैंने कहा था कि एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना एंगल चला कितने समय के अंदर। तो आपको पता है कि एंगल को तो हम नापते हैं रेडियन में, टाइम को नापते हैं हम सेकंड में। तो रेडियन तो एंगल के लिए, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है। सेकंड के डायमेंशन होते कितनी, टी। तो एंगुलर स्पीड के डायमेंशन होगी टी की पावर -1। तो एंगुलर स्पीड का विमेय सूत्र होगा टी की पावर -1। अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है पेपर में, m के ऊपर 0, l के ऊपर 0, टी की पावर -1। एक ही बात है ये, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसका होता है 1, तो केवल टी की पावर -1 ही बचेगा। तो एंगुलर स्पीड जो है वो होती है बच्चे एंगल अपॉन टाइम, क्योंकि आपने कितना एंगल चला कितने समय, वो एंगुलर स्पीड है। तो एंगल का नापते हैं रेडियन में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो एंगुलर स्पीड की यूनिट भी पता चल गई आपको। एंगुलर स्पीड की यूनिट, इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन बटे सेकंड। और डायमेंशन क्या होती है इसकी, टी की पावर -1। इसकी डायमेंशन होगी टी की पावर -1। ठीक। अच्छा, मैं आपको थोड़े से 2-3 अलग से देता हूं, आप मुझे इनके बारे में बताएंगे। अब मुझे डायमेंशन बताओ। वेवलेंथ, तरंग धैर्य, कोमा लगा के एक ही कमेंट में लिखने हैं सारे। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की, और बिना देखे करना है कि अभी नोट्स में देख के बताओ, अपना दिमाग चला के। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की। इसके अलावा आप एक लिखेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता की। एक लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक की। स्प्रिंग नियतांक बताना इनकी। सर मेरा नाम अविनाश है, हम आपके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। कहाँ पे पढ़े हो भाई अविनाश, ऑफलाइन के हो कि ऑनलाइन के हो, इनकी बताओ एक में ही कमेंट में कोमा लगा के। नवदीप किनार, एक ही कमेंट में कोमा लगा लगा के सबकी बतानी है, और बिना देखे कहीं नोट्स वोट्स में देख के नहीं करने का क्वेश्चन। हम्म, अच्छा जी अविनाश जी, यहाँ देखो। ओके बच्चे, सबसे पहले देखो ये आपको नाम जो लिखे मिल रहे हैं ना, ये कई बार बच्चे पेपर में घबरा से आते हैं, और बहुत ही आसान डायमेंशन है इन सबकी। डायमेंशन कैसे निकलेगी, पहले बेसिक पे जाओ अपने, यूनिट मात्रक। तो आपको पता है बच्चे वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। भाई वेवलेंथ, लेंथ क्या होता है, लंबाई। तो वेवलेंथ की यूनिट तो मीटर है, और मीटर के लिए आपको पता ही क्या लिखेंगे हम, एल। तो कितनी इजी डायमेंशन है इसकी, एल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है बच्चे, हर्ट्स। अभी हर्ट्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो हम वे वाले चैप्टर में बच्चों को पढ़ाता हूं कि एक हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकंड। ठीक है विनेश, टाइम से क्लास में नहीं आते तुम बिल्कुल भी। तो सेकंड के लिए लिखते हैं हम टी, तो हो गया टी की पावर -1। तो यहाँ पे एक चीज देखो,
फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आई टी की पावर -1, और कुछ देर पहले एंगुलर स्पीड की भी यही आई थी टी की पावर -1, यानी एंगुलर स्पीड कोणीय चाल की भी टी की पावर -1 है और फ्रीक्वेंसी की भी टी की पावर -1 है। तो सब याद रखना कि आवर्ती और कोणीय चाल, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं दोनों के, ठीक है। तो आवर्ती और कोणीय चाल जिन जिनके मैं बताऊंगा ना सेम है, याद रखना, पेपर में ऐसा आ जाता है, एसएससी में डायमेंशन नहीं पूछता, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन के विमेय सूत्र समान होंगे। तो आवर्ती कोणीय चाल, ये इससे पहले मैंने बताया था कि कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, उन तीनों की भी सेम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं लेंस की पावर। अच्छा, लेंस की पावर को बच्चे हम नापते हैं डायोप्टर में। तो डायोप्टर, लेंस की पावर नापा जाता है डायोप्टर में। अब डायोप्टर जो है ये तो साइंटिस्ट का नाम है, अब क्या करें, तो याद करो लेंस की पावर, अगर मैंने आपको लेंस वाला चैप्टर पढ़ाया हो तो मैंने पढ़ाया होगा लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में लिखते हैं हम, मीटर में। तो फोकल लेंथ को लिखते हैं मीटर में, तो मीटर के लिए होता है एल, तो इसका कितना हो गया, एल की पावर -1। तो जो लेंस की पावर अगर आ गया तो इसका होगा एल की पावर -1। आ रही बात समझ में। तो लेंस की पावर आएगा, तो लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल दूरी, और दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। मीटर के लिए एल, ऊपर जाके हो गया माइनस। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर याद हो आपको, मैंने एक बार आपको एनर्जी वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिखाया था, तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट नाम की चीज आई थी, और मैंने कहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का मात्रक है न्यूटन पर मीटर। अब तो डायमेंशन निकालना बच्चों का काम है आपके लिए। तो न्यूटन क्या है, फोर्स के लिए, फोर्स के डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था एम एल टी की पावर -2। मीटर की क्या होती है बच्चे, मीटर के लिए होता है एल, मीटर के लिए होता है एल, तो एल से एल कट गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या आ गई, एम टी की पावर -2 आ गई, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन के लिए एम एल टी की पावर -2, मीटर के लिए एल, तो एम टी की पावर -2 आ जाएगा। अब पेपर में सबसे ज्यादा जो आई है, रेलवे वगैरह में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, इसे कोई रट्टा मार लेना, महा इंपॉर्टेंट है ये। आप लिखेंगे अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी बताओ क्या होगी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि कैपिटल जी, इसका डायमेंशन आता है। लेंस वाला चैप्टर नहीं हुआ है, तो लेंस वाला चैप्टर जब हो जाएगा तो पता चल जाएगी लेंस का फॉर्मूला पावर का। हम्म, ला 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 ला। टीना मलिक, राहुल बघेल, एसएससी में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। मोहम्मद शरीफ, मैंने पहले बहुत बार बताया, एसएससी की जो केवल बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहा है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करेगा। देखो, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.67 गुणा 10 की पावर -11, और यूनिट तो पता ही है आपको इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर आपको मात्रक पता है, आपको यूनिट पता है, तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, फिर तो ये बड़ी बात नहीं है। न्यूटन है किसके लिए होता है, फोर्स, बल नापने के लिए होता है न्यूटन। तो फोर्स की क्या लिखवाई थी आपको, एम एल टी की पावर -2,
मीटर की होती है एल, मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर भी हो जाएगा। किलोग्राम की होती है एम, किलोग्राम का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर देखो एक एम से एक एम कट जाएगा तो एक एम बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस का। एल कितने हो गए, 3 हो गए प्लस के, टी हो गए माइनस के। तो यहाँ इसकी बन गई एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। और याद रखना, अगर आपको पेपर में फटाफट क्वेश्चन करना हो ना तो याद रखना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ना जी, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में 1 भी आता है, 2 आता है, 3, 1 2 3। तो अगर कोई फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है कि उसमें 1 2 3 तीनों दिख रहे हैं और बाकी फॉर्मूले में तो 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो आप उन्हें फटाफट हटा भी सकते हो, ठीक है। और कोने वाले माइनस में है और बीच वाला इनका सम है प्लस में। तो जैसे भी आप इसे डायरेक्ट रट्टा भी मार लेना, क्योंकि कई बार आ चुकी है ये, तो इसे याद ही कर लोगे ज़्यादा अच्छा है, वरना पेपर में फटाफट आप यूनिट से निकाल भी सकते हैं, रेलवे वाले बच्चे, ठीक है। m-1 एल की पावर 3 टी की पावर -2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक लिखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ये आता है अपना हीट वाले चैप्टर में, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसे हम लिखते हैं आर से, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, तो जूल बताया था बच्चे कार्य के लिए होता है, तो कार्य का मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना, ml² टी की पावर -2। मोल के लिए मैंने कहा था कि मोल ही लिखेंगे, और केल्विन के लिए क्या लिखवाया था मैंने, के या थीटा, पेपर में थीटा भी लिखा मिल सकता है, के भी। इसे सोल्व कर लो तो ml² टी की पावर -2 मोल इनवर्स के इनवर्स, ऊपर जाके पावर माइनस के हो जाएंगे ना, तो ये बन गया आपका ml² टी की पावर -2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। एक के मैथमेटिक्स यानी अविनाश ने बिल्कुल सही बताया है, तो के भी मिल सकता है, थीटा भी। आपको ये भी लिखा मिल सकता है ml² टी की पावर -2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स, ये भी सही है, कोई गलती नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे कह रहा P इक्वल टू nRT से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप। पावर ऑफ 10 भी पढ़ाइएगा ना सर, पावर ऑफ 10 मतलब क्या पढ़ाऊँ, पावर ऑफ 10, 10 की पावर 2 को 100 कहते हैं, 10 की पावर 3 को 1000 कहते हैं किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, ये 10 की पावर 9 को गीगा, ये कह रहे हो क्या। चलो एक लिखेंगे, एक लिखो आप प्रेशर की, दाब की, दाब, प्रेशर की बताना, प्रेशर। फिर एक बताएंगे आप, ये पहले बताओ एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, इन तीनों की बताओ एक ही कमेंट में कोमा लगा के, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी, और फिर प्रेशर की बाद में, प्रेशर की उससे लास्ट में बतानी है। यूनिट डायमेंशन से फायदा होता है कि यूनिट इनकी याद हो जाती है फटाफट ना, यूनिट याद करना बहुत जरूरी है पेपर के लिए। देखो सबसे पहले बच्चे मुझे बताओ कि एरिया नापते किस में हम, मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल का मात्रक पता है ना, मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि मीटर क्यूब।
और डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? डेंसिटी क्या होता है? घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को नापते हैं किलोग्राम में, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बस कुछ बचा ही नहीं अब तो। भाई एरिया नापते हैं, क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर का स्क्वायर में, तो मीटर के लिए होता है एल, तो डायमेंशन हो गया इसकी एल स्क्वायर। वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में, तो मीटर के लिए एल, तो हो गया एल क्यूब। घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल का क्यूब, तो क्या बन गया एम एल की पावर -3। ये तीनों आसान थे। बस यूनिट पता होना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं पता वो गलत हो जाएगा। हमें कुछ आंसर मिले हैं इसमें, जैसे कि नीरज उपाध्याय ने कुछ आंसर दिए हमें। अब यहाँ पे देखो प्रेशर, प्रेशर का मैंने कल ही जिक्र किया था, न्यूमेरिकल में आया था प्रेशर दाब। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की एसआई यूनिट तो होती है पास्कल, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर इसका फॉर्मूला याद कर लो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या क्या होता है? ml/t की पावर -2, बहुत बार आ चुका है। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। तो एल ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का है, तो बचेगा एक एल माइनस का। ml की पावर -1, t की पावर -2 हो गया प्रेशर का। ml की पावर -1, t की पावर -2, तो ये हो गया प्रेशर दाब का। ठीक है, ये बात समझ में? तो प्रेशर दाब। अच्छा, जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर है ना, उसके फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े हैं। तो अगर मैंने आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर की अगर पढ़ाया हो इलेक्ट्रिसिटी के बाद, तो उसके डायमेंशन हम वहीं पे करते हैं चैप्टर के साथ ही। ठीक है, वीक इलेक्ट्रिसिटी किसे नापते हैं? वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम आदर्श यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। उसके अलावा मुझे एक दो का और बता दो आप, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश की क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश की बताओ कितनी होती है? इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कराई, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कर रखी है राहुल बघेल। नहीं कराई तो बाकी की उनकी मैं दे दूंगा पेज में आपको। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें नापते हैं? कूलाम में। कोई नहीं, अभी हम एक क्लास और लेंगे तब कर लेंगे, मैं देख लूंगा एक बार आपकी क्लास में कराई कि नहीं कराई। तो कूलाम तो साइंटिस्ट का नाम है। फिर क्या करें, याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ाया होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। तो Q का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज क्या हो गया? IT के बराबर। आई यहाँ पे करंट है, करंट के लिए हम लिखते हैं A, आज ही बताया था, टाइम के लिए लिखते हैं T। तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? चार्ज लिखते हैं हम Q से, तो Q = होता है IT, तो उसकी बन जाएगी AT। करंट को नापते हैं एम्पियर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हो गई AT। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। लीनियर मोमेंटम की मैंने बता दिया आपको पहले ही, अब आया एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है L = mv/r, अगर आपको याद हो। तो मास नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में, दूरी नापते हैं मीटर में। तो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए L का स्क्वायर हो गया, सेकंड जाके ऊपर हो जाएगा माइनस का। तो एंगुलर मोमेंटम की हो गई ml² t की पावर -1, ml² t की पावर -1। हाँ राहुल, आपको गलत था चार्ज वाले का। एक साथ में आप मुझे इसके बताएंगे प्लांक्स कांस्टेंट की, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक की, प्लांक नियतांक। तो प्लांक कांस्टेंट को हम लिखते हैं बच्चे H से। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो इसकी वैल्यू भी याद रखना प्लांक कांस्टेंट की, और इसकी यूनिट भी। तो प्लांक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक, अब यहाँ देखो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ बड़े काम की बात। एक दिन मैं देख रहा था, कोई बंदा पढ़ा रहा था बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल पे, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और उसने उसमें
15-20 क्वेश्चन कराए, उनमें से 4 गलत थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपको पता है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो जूल किसके लिए है? वर्क के लिए, एनर्जी के लिए। तो मैंने इसका याद किया था डायरेक्ट, ml² टी की पावर -2 होता है। सेकंड की क्या होता है बच्चे? टी। इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 की टी की पावर -2, 1 प्लस की, तो क्या बचेगा? ml² टी की पावर -1। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो डायमेंशन आई थी एंगुलर मोमेंटम की, कोणीय संवेग की, वही किसकी आई है? प्लांक कांस्टेंट की। तो याद रखना कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग से मैच करती है। उस टीचर ने क्या बता दिया? मिलियनों में 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर थे उस चैनल के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वो बच्चों से बोल रहा है, देखो प्लांक कांस्टेंट को हम नापते हैं जूल सेकंड में, तो जूल होता है एनर्जी के लिए, तो जो एनर्जी की होगी वही प्लांक कांस्टेंट की होगी। अरे भैया खाली जूल नहीं है, जूल के साथ में सेकंड भी है। तो जूल और सेकंड जब मिल गए तो इसकी जो डायमेंशन मैच करेगी वो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के डायमेंशन से मैच करेगी, ना कि खाली। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांक कांस्टेंट में तो सेकंड आ रहा है तो टाइम से मैच कर जाएगी इसकी, ये जूल है तो एनर्जी से मैच कर जाएगी। तो जूल और सेकंड मिलके क्या बना रहे हैं? किसके डायमेंशन से मैच हो रही है? एंगुलर मोमेंटम। तो जो मैंने मैच वाली बताई है आपको ध्यान रखना, एक तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, बल आघूर्ण, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। एक मैंने आपको बताया था कि आपका एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी, आपकी कोणीय चाल और आवर्ती की डायमेंशन सेम होती है। ये ओमेगा है ये एंगुलर स्पीड के लिए। एक मैंने आपको बताया कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम से मैच करती है। तो इन तीनों को स्पेशल याद रखेंगे आप, ठीक है। ये बच्चे कह रहा है सेम क्वेश्चन बहुत आता है। यस, सही कह रहे हैं आप, बहुत आता है क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलो आज इतने ही रखते हैं, बाकी इन आप सबको ना लिखना एक जगह पे, बाकी 2 पेज में अपलोड कराऊंगा तो उन्हें भी आप देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक साइंस स्पेशल में मैडम की क्लासेस होती रहेंगी, आज कल परसों, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास 4 बजे भी होगी आज। फिर यूट्यूब पे जो क्लास होती है ना डेली, जैसे हम हिट के क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप आ जाना 4 बजे, टाइम्स कोचिंग वाले चैनल पे होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।